हेलो सीए इंटरमीडिएट वॉरियर्स। रिवाइज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स के सिलसिले में आज हमें प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है योर फेवरेट बहुत ही छोटू सा चैप्टर एंड दैट इज नन अदर देन कवरिंग द कंसेप्ट्स ऑफ एसे 520 टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स। गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये चैप्टर जितना छोटा है उतना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, एज वेल एज इसके एमसीक्यूज आने के चांसेस है। आई एम वेरी श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो ये जो 6 से 8 मार्क का चैप्टर है आप थरली इसे कैच कर पाएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, वी हैव लॉन्च्ड आइकॉनिक प्रोग्राम फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑल्सो। डू इवेल्युएट माई प्लस कोर्सेज एंड द आइकॉनिक कोर्सेज। कमिंग बैक टू हमारे स्पेशल क्लासेस पे भी, हमारे फ्री क्लासेस में भी उन लोगों ने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस ले करके रखे हैं एंड उसका टाइम टेबल कुछ ऐसा है। सो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ये 5 दिन, मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। वी स्टार्टेड फ्रॉम 18th ऑफ अप्रैल से लेकर के फ्राइडे अगर मैं कहने जाऊँ 22 तारीख तक हम लोगों ने थरली काफ़ी सारे चैप्टर्स के सुपर क्विक रिविजन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 19th, 20th, 21st and 22nd. We already have completed the question answers practice session of nature, objective and scope of audit. हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। 1 आवर का वीडियो डेली, सिर्फ 1 घंटे में 1 चैप्टर के ऑल द पास्ट एग्जामिनेशन, आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चंस सारे प्रैक्टिस करें। प्रोग्राम, ऑडिट एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज अ बिग चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने 2 दिन लगाए थे। ऑडिट एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑन फ्राइडे द प्लान वॉज ऑफ कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस। ठीक है, यही गाइज, यही आपके प्रैक्टिस का सिलसिला अब यूट्यूब पे भी चालू है। इसी यूट्यूब चैनल पे, यस माय डियर फ्रेंड्स, अन अकेडमी फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल यूट्यूब चैनल पे the plan is to give you the question and answers, to practice question answers of sampling, very beautifully covered, analytical procedures and audit report. So आज है बच्चों, आज है वो बेहतरीन दिन स्पेशल क्लासेस के बाद यूट्यूब पे ऑडिट रिपोर्ट पूरा चैप्टर पढ़ने का एंड क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने का। गाइज ना ही सिर्फ इतना ही, हम आपको ये भी बता दें मेरे नवंबर 22 के प्लस क्लासेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुके हैं। महाबली बैच इज ऑलरेडी लॉन्च्ड। एवरी डे सुपर सुपर कूल प्रैक्टिस सेशन, सुपर कूल प्लस सेशंस चल रहे हैं। यू कैन यूज़ द कोड KSMV Live, you can use the code AuditSAR and take up the maximum possible benefit on the subscriptions. So these are the plus subscriptions as well as iconic subscriptions are there for you all. Chale, so without any further delay, let's get started with the topic. So essay 520 again analytical procedures। पहले ब्रीफिंग फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ essay 520 analytical procedures। एनालिटिकल प्रोसीजर्स टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट एनालिसिस। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते फिर शुरू करते हैं। 2018, 19, 17 से शुरुआत करते हैं। 2017, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 2017 में वी हैड अ टर्नओवर of 85,000 crores। 18 में we had 90,000 crores, 95, 98। Okay, now the question to you is
what will be my turnover in the year 2020-21? 101? Yes? No? दिल तो ये कह रहा है कि मैम इट विल बी 101. यस. क्यों? क्योंकि ट्रेंड है. वी स्टार्टेड एट 85, 90, 95, 98. Then we feel कि obviously it is an upward moving transaction and everywhere it is a scope of 5, 5, almost 5. तो यहाँ पे भी ऐसा 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 ही चेंज होगा. बट इस साल पे अगर मैं आपको बोलूँ कौन आ गया था 2020-21 वाले साल में, कौन आ गया था? कोरोना. ये कोविड भाई साहब आ गए थे. ये पैंडमिक वाला साल था. अब क्वेश्चन ये उठता है इस साल में टर्नओवर कितना होना चाहिए. Obviously you will say कि मैम depending upon industry, if at all this is airlines, hotel, if at all it is airlines, hotels, तो ये सारी एरिया में आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हिट होगा. अगर इफ इट ऑल वी आर इन एजुकेशन, एजुकेशन में भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा हिट होगा. क्यों? क्योंकि जो लाइव लेक्चर्स हम लोग ले रहे थे, 1500 बच्चे एक साथ पढ़ा रहे थे, पोडियम ऑडिटोरियम लेकर के हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहे थे. अब गेट टुगेदर में शादी ब्याह वाले बिजनेस को भी इतना इम्पैक्ट हुआ है, हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट हुआ. यस. अब यहाँ पे ये जो टर्नओवर है विल बी समवेयर वेरी लेस, 50 या शायद इससे भी कम, शायद इससे भी कम. क्यों? क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन हो गई विच इज़ कॉन्ट्रारी टू द नॉर्मल ट्रेंड. अब समझते हैं व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स. सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब होता है टू स्टडी द प्लॉजिबल रिलेशनशिप, बिटवीन द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल डेटा. फाइनेंशियल डेटा क्या है? ये सेल्स, दिस इज फाइनेंशियल डेटा. नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या है? ये ट्रेंड जो हम लोगों ने इमेजिन किया कि हाँ यार हर बार जो सेल्स है वो 5-5 की गति से बढ़ रहा है, वो 5-5 की गति से बढ़ रहा है. तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द फाइनेंशियल डेटा एंड द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. दिस प्लॉजिबल रिलेशन एग्जिस्ट एंड विल कंटिन्यू एग्जिस्टिंग. ये है और रहेगा अनलेस देयर इज एनी कंडीशन टू कॉन्ट्रारी. अनलेस देर इज एनी कंडीशन टू कॉन्ट्रारी. हाँ, अगर ये यहाँ पे भी होता बट यहाँ पे एक कॉन्ट्रारी सिचुएशन आ गया, इसके लिए ये प्लॉजिबल जो रिलेशनशिप है वो नहीं रहा. टू स्टडी दिस रिलेशनशिप, टू एनालाइज दिस रिलेशनशिप, we need to apply some procedures and that procedures is nothing but analytical procedures. Easy. So what is analytical procedures? Analytical procedure says कि see there is always a relationship between financial and non-financial data. To study the plausible relationship is analytical procedures. This relationship exists and will continue existing unless there is any condition to contrary. Cool. Okay. So what are the methods? What are the methods? Whenever we talk about analytical procedures, there are certain मेथड्स तो नहीं, चलो एनालिटिकल प्रोसीजर्स को भी थोड़ा सा डिवाइड करते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स? एनालिटिकल प्रोसीजर्स में वी कैन डू 2 थिंग्स. सबसे पहला वी कैन डू कंपैरिजंस एंड दूसरा वी कैन एनालाइज द रिलेशन. एनालाइज द relation. Comparison is then further divided into 3 parts. What exactly do you compare? You compare current year's financial statements with previous year's financial statements. You compare your entity's current year financial statements with industry. You compare
the actual financial figures with the budgeted financial figures. So comparison में you can do three kinds of comparison: current year with previous year, actual with budget, and also industry standard with your own entities results. Analysis में also you have three things. सबसे पहला आता है economic condition. So as and when the market goes up and down, as and when the economic condition, some riots, war, ऐसी सारी situations अगर हो गई है, you very well know ये business impact होगा. दूसरा ट्रेंड, जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि देर ऑलवेज एग्जिस्ट अ काइंड ऑफ ट्रेंड. यू ट्राई टू स्टडी दैट ट्रेंड कि व्हाट इज अ ट्रेंड एंड देन यू इम्प्लीमेंट इट फर्दर. कई बार हम लोग भी करते हैं जजमेंट बेसिस पे कि यार पिछले टाइम इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट में से इस चैप्टर्स को वेटेज दिया था, ऑडिट में से इन स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन आया था, अब क्या होना चाहिए. एंड लास्ट, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रेंड ऑल्सो वी से एज वेल एज रेशियोज. सो कई बार हम लोग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फिगर्स का रेशियो एनालिसिस करते हैं. सो दिस इज हाउ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर अप्लाइड. सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर अप्लाइड व्हेन, हाउ वी कैन कंपेयर एंड वी कैन एनालाइज. मैम व्हेन कैन एन एनालिटिकल प्रोसीजर्स बी अप्लाइड? व्हेन हम लोग बोलते हैं एवरी फेज ऑफ ऑडिट. इन ऐसे 500 आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. एक रामायण क्लॉज करके मैंने पूरा तुमको प्रोसीजर समझाया था रामायण के बेसिस पे. अगर मुझे कोई पूछे कि मैम कब एनालिसिस करना चाहिए, हर स्टेज पे गाइस, भले वो रिस्क असेसमेंट स्टेज पे हो, भले वो फर्दर ऑडिट स्टेज पे हो, या फिर कंक्लूजन स्टेज पे हो, एनालिसिस हर जगह पे लगेगा. सो व्हेन इट इज़ एट प्लानिंग स्टेज, इट इज़ टेस्टिंग स्टेज, एज वेल एज कंप्लीशन कंक्लूजन स्टेज. ठीक है, ऑल द थ्री स्टेज इंक्लूड्स द एलिमेंट ऑफ एनालिसिस. अब आगे प्लानिंग, टेस्टिंग एंड कंप्लीशन. ओके, चलो हम लोगों ने एनालिसिस करना शुरू तो कर दिया, एनालिसिस का टाइमिंग भी पता चल गया. बट एनालिसिस करने के लिए क्या कोई फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखना है? व्हाट आर फैक्टर्स विच द ऑडिटर शुड कंसिडर व्हाइल अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स? क्या चीज़ें हैं ये हमें देखना है. फैक्टर्स, ठीक है. ये फैक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें, एक एग्जाम्पल लेते फिर आगे बढ़ते हैं. ये बॉक्स में जो है वो है हमारे डेटर्स. मैम कितने अमाउंट का डेटर्स है? 300 करोड़ रुपए. एज ऑन 31st of March वी हैव 25, वी हैव 300 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग एंड ये हमारे डेटर्स है. कूल. नाउ द कंपनी वॉन्ट्स टू बुक द प्रोविजन. तो कंपनी ने क्या कहा कि 300 करोड़ ना, चलो 5% का प्रोविजन बुक कर देते हैं. और उन्होंने 5% माइनस कर दिया नेट, मतलब ये हम लोग बोलते हैं ना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. आरडीडी बुक कर दिया और आरडीडी के बाद जो नेट अमाउंट था वो उन्होंने वैल्यूएशन के नाम पे शो कर दिया. केस 1. ओके, अब आता है केस 2. सेम डेटर है हमारा यहाँ पे 300 करोड़ रुपए, और इस 300 करोड़ को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया. 100. ये 100 करोड़ ऐसा है विच इज ओवरड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज. दिस इज मोर देन 60 डेज, मोर देन 30 डेज ओवरड्यू. ठीक है. सो यहाँ पे अब अगर मुझे कोई रिजर्वेशन फॉर डाउटफुल डेट करने बोले, डोंट यू फील मैं ज़्यादा एनालाइज कर पाऊंगी कि यार सबसे ज़्यादा एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो यहाँ लगेगा, क्योंकि द डेटा इज डिसएग्रीगेटेड कि 90 दिन के बियॉन्ड आउटस्टैंडिंग है. यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है 50% की वैल्यू मिले ही ना, 50% का प्रोविजन कर दो. यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 35% का प्रोविजन कर दो. यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 20% का प्रोविजन कर दो. सो ये जो 5% हम लोगों ने ऑल टुगेदर किया, दैट इज समवेयर नॉट ऑन द रियलिस्टिक नोट. ये रैंडम बेसिस पे हम लोगों ने जस्ट एक प्रकार का ट्रेंड देख लिया. हो सकता है उसमें इन डेटास को हम लोगों ने कंसिडर ही ना किया हो. सो देखो, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के लिए देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच यू शुड अप्लाई कि यार डेटा कितना डिसएग्रीगेटेड है. डेटा कितना डिसएग्रीगेटेड है. इफ द डेटा इज डिसएग्रीगेटेड, जितना ज़्यादा डेटा इज डिसएग्रीगेटेड उतना ज़्यादा एनालिसिस यू विल बी एबल टू डू.
सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये था पहला, डिसएग्रीगेशन. सेकेंड, availability of information. What is availability? I want to check the trend, I want to compare, I want to do analysis. अरे बॉस, बट प्रीवियस ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री में हमारी मोनोपोली चलती है, बजट हमने बनाया ही नहीं, तो क्या कर लो, होगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स. दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, दैट इज अ सेकेंड फैक्टर. थर्ड, से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एनालिसिस करना है अबाउट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि क्या ये असेट्स जो है, ये जो फिक्स्ड असेट्स है, प्लान्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स जो है, क्या ये इक्विपमेंट्स बिलोंग्स टू द कंपनी और नॉट. क्या ओनरशिप जैसे असर्शन के लिए, असर्शन लिखते हैं यहाँ पे, असर्शन, क्या ओनरशिप जैसे असर्शन के लिए हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे. आप ज़रा देखो, अरे यार ये मशीनरी तो दिखने से ही लग रही है कि यार खुशबू मैम की मशीनरी है. हाउ कैन यू सी दैट? हाँ, ये हो सकता है कि व्हेन यू just try analyzing, you'll be able to understand completeness, you'll be understand valuation, but ownership क्या ये analysis से पता चलेगा? So there are certain assertions जिसके लिए analytical procedures will be more suitable. There are certain assertion जिसके लिए analytical procedures will not have value, ठीक है, जो शायद काम ना लगे. थर्ड पॉइंट, इसके बाद आता है फोर्थ, वेरी इंटरेस्टिंग, बोलता है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस. सी, आज मैं अगर खर्चा बोलूँ ना, आज आपके दिल में ये चीज़ मानोगे, एक ज़माना था बच्चों जहाँ पे हम लोग ना मास्क के लिए कभी खर्चा किए ही नहीं. घर पे कभी मास्क देखा था? कैसे मास्क लगा लगा करके लोग घूम रहे. वैक्सीनेशन का खर्चा किया? इलेक्ट नहीं किया. अब अचानक से मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आई और मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अरे बेटा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉय वैक्सीनेशन, 1500 एम्प्लॉय को वैक्सीनेशन दिया, इतना बड़ा खर्चा. लास्ट ईयर तो ऐसा कोई खर्चा नहीं था. मैंने दंगा फसाद करना शुरू कर दिया, यार कंपनी ने गलत किया, ये किया ना वो किया. आप मुझे क्या बोलोगे कि अरे मैम, ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन था, यू कैन नॉट कंपेयर दिस, यू कैन नॉट एनालाइज दिस. वाई? बिकॉज इट हैपेंड वंस फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी वैक्सीनेशन हो गया तो भी आई गेस नेक्स्ट ईयर हम लोगों को फिर से वैक्सीनेशन करना है. हर साल के डबल डोज देते रहेंगे क्या? नहीं. सो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन के लिए आई मे नॉट बी एबल टू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स. दैट इज टाइप ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. टाइप ऑफ अकाउंट जिसके लिए आपको एविडेंसेस चाहिए, ठीक है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच यू विल हैव टू कंसिडर while applying analytical procedures. So chalo, let us jump into the books and go through. Yeah. So सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग, जैसे हम लोगों ने कहा, ऑलरेडी रेड. इट मीन्स द इवैल्यूएशंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू प्लॉजिबल लिंकेज बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. प्लॉजिबल का मतलब होता है विच इज लिंक्ड. इट ऑल्सो एनकम्पासेस एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. बस दो जगह पे, पूरे स्टैंडर्ड की सीरीज में दो जगह पे दे हैव एडेड एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब ये क्या है एडेड एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला? से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को लगा कि यार ये खर्चा होना चाहिए था 150 करोड़ रुपए, बट इन्होंने खर्चा दिखाया है 300 करोड़ रुपए. नाउ व्हेनेवर देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स, यू हैव टू एनालाइज इट थ्रू द इन्वेस्टिगेटिव मीन्स. मैम मतलब हम लोग सर्च, सीजर ये सब करेंगे? नहीं. यू नीड टू बी मोर स्केप्टिकल. आप ज़्यादा से ज़्यादा स्केप्टिसिज्म अप्लाई करोगे, इंक्वायरी प्रोसीजर्स लगाओगे, एंड आप जा करके मैनेजमेंट के पास से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको एडिशनल प्रोसीजर से वेरीफाई करने की कोशिश करोगे. सो इट ऑल्सो इनकम्पासेस एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरेवर you being auditor have identified the fluctuations or the relationships are inconsistent. तो यहाँ पे you will have to evaluate through investigation. Next, meaning of analytical procedures. इसके बाद आता है it includes comparisons and relationship. Comparisons of current year actuals with anticipated entity information with industry information. Relationship is economic trend, ratios, financial and non-financial. वेरियस मेथड, हाँ ये वाला पॉइंट देखिए, देखो वेरियस मेथड्स आर देयर इन ऑर्डर टू प्रेजेंट योर फाइनेंशियल डेटा. ठीक है, द मेथड रेंजेस फ्रॉम सिंपल कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. सी, सिंपल कंपैरिजन का मतलब क्या? पिछले साल का अमाउंट देखा, करंट, ये सिंपल एनालिसिस हो सकता है.
देर आर कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स? हम लोग जब भी फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ेंगे ना, देर इज ए चैप्टर, ब्यूटिफुल चैप्टर फॉरेंसिक ऑडिट. इस फॉरेंसिक ऑडिट वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में वी यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स, रैंडम सैम्पलिंग, जी फिगर लेंगे हम लोग. ये ट्राई करेंगे कि आपने कई बार ना एसएफएम में ऐसा चीज़ पढ़ा होगा, आप जी करके वो बेल के हिसाब से, मीन मीडियन मोड के हिसाब से प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करते हो कि व्हाट इज द चांस दैट दिस अकरेंस या फिर दिस इवेंट कुड हैव बीन अकर्ड. ये सारा चीज़ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में भी आता है. एंड दिस कैन बी अप्लाइड टू एनालाइज द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग, कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट. दिस यू कैन अप्लाई. What is the purpose of applying analytical procedures? The purpose of applying analytical procedures is to obtain a relevant and reliable audit evidences and to assist the auditor in framing the overall conclusion. हम लोग ये चाहते हैं कि जो conclusion हम दें, that should be consistent with auditor's understanding of the entity. ठीक है. सो यू नीड टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस. एंड दूसरा, जो कंक्लूजन आप दे रहे हो, दैट कंक्लूजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सीन. दैट कंक्लूजन शुड बी एज पर योर ओन फाइंडिंग्स. यहाँ पे हम लोग क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, जो सिमिलर इंडस्ट्री है उसके हिसाब से एग्जाम्पल दिया हुआ है. When these analytical procedures are expected, this is a past exam question, baby level question, but बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाए थे. ओके, सो क्या कहता है, एट प्लानिंग स्टेज, एट टेस्टिंग स्टेज, एट कंप्लीशन स्टेज. नेक्स्ट इज व्हाट आर द टेक्निक्स अवेलेबल. इसके बीच में हम लोगों ने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग, या सो फैक्टर्स अफेक्टिंग के केस में जस्ट गो थ्रू द फोटोग्राफ विच यू, मतलब गो थ्रू दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. देखो कई बार वो लोग क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो सबसे पहला इज अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. Availability of data. So what is availability of data? Do you have the relevant and the reliable data with you so that you can proceed with analysis? दूसरा है degree of disaggregation, कि डेटा कितना disaggregated है, so that you can start with analysis. You can start with analyzing. दूसरा है account type. जो account type more predictable होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था वो सैनिटाइजर्स वाला मास्क का खर्चा, ये प्रेडिक्टेबल नहीं था, ये अनयूजुअल खर्चा था, तो यहाँ पे एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट इज सोर्स. देखो ऐसे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर इन रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस, सैलरी, रेंट, परचेजेस, टैक्सेशन, मेंटेनेंस, ये ऐसे खर्चे हैं जो रूटीन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में होते हैं. जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आप एनालाइज करके अंडरस्टैंड कर सकते हो. बट जो अचानक से हुआ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, जैसे कि फायर. अब ये फायर वाला खर्चा अचानक से हो गया. फायर हम लोग ने प्लान करके थोड़ी रखा था कि कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे आग लग जाएगी तो इतना खर्चा होगा. अरे दैट इज़ एन अनयूजुअल एंड एन नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन. हेंस ऐसे सारे एरियाज में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स. नेक्स्ट आता है असर्शन, जिसके हिसाब से मैंने आपको बोला था कि सी देर आर सम असर्शन कुड बी एनालाइज्ड वेरी गुड, वेरी अप्रोप्रिएटली, जैसे कि कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. हमें तुरंत ये चीज़ पता चल जाएगी कि यार ये आधी इन्फॉर्मेशन लग रही है, देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ओमिट हुई है. बट इसके अलावा जैसे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मैंने आपको बोला टाइटल डीड कैन नॉट बी एनालाइज्ड. हाँ, देखने से लगता है कि दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू खुशबू मैम, ऐसे नहीं हो सकता ना. सो असर्शन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, द रिस्क ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग. व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? सी गाइज, whenever we apply risk assessment procedures, हमारे हिसाब से हनुमान जी वाला क्लॉज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में वी अंडरस्टैंड कि विच एरियाज आर इनहेरेंटली हैविंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क. इफ इट इट इज हैविंग इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ रिस्क, अगर ये रिस्क है ही, उस एरियाज में हम एनालिसिस करना ज़्यादा शुरू करेंगे. सो व्हेनेवर वी आर डिजाइनिंग द प्रोसीजर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड इनहेरेंट रिस्क कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कितना ज़्यादा है. So based on that, we will be applying analytical procedures. So these are the factors which the auditor should consider before you apply analytical procedures. So please write it down. Please इसका फोटो क्लिक कर लिया है तो लिख लीजिएगा. Don't miss on this. ठीक है, आपके CA फाइनल के मॉड्यूल में this is not there, not present, but still एक बार have a look at it. Okay.
क्योंकि यू नेवर नो, ICAI कैन डू एनी प्ले, एनी टेक्टिक्स. अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज टेक्निक्स अवेलेबल फॉर अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. सो व्हाट आर द टेक्निक्स अवेलेबल? ये फैक्टर्स के बाद आते हैं हम लोग टेक्निक्स पे. टेक्निक्स अवेलेबल फॉर अप्लाइंग analytical procedures. टेक्निक्स में है हमारे पास स्टार, तारे. S stands for structure modeling. T stands for trend analysis. A stands for analysis of ratios. R stands for reasonableness test. एक एक करके समझते. What is structure modeling? Structure modeling का मतलब होता है based on the previous year data, we try analyzing the current year data, we try forecasting, we try modeling a structure कि current year का financials कैसे दिखना चाहिए. पिछले साल का सेल्स ऐसा था, इस बार का सेल्स कैसा होना चाहिए. We try understanding the factors affecting external factors, internal factors, economic factors, geographical factors, climatic factors. ये सारे factors को consider करके we try modeling a structure कि previous year के financials में sales was 100 CR, purchases was 78 CR and other expenses were so and so CR, मेरे other incomes were so and so. So इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक structure model करते हैं. फिर एक्चुअल को देख करके ये जो स्ट्रक्चर आपने मॉडल किया है ना, उन दोनों को चीज़ों को कंपेयर करते हैं. आप क्या करते हैं, ये चीज़ें मैच करते हैं. अगर जो मॉडल आपने जो स्ट्रक्चर मॉडल किया है एंड जो एक्चुअल फिगर्स है वो 19-20 के पैरामीटर्स पे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार करीब करीब वेरीफाइबल, वाउचर्स देख लीजिए, बिल्स देख लीजिए, गो है. बट जो आप सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा परे है एक्चुअल नंबर्स. आप यहाँ पे करोगे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दोगे कि यार हाउ कम दिस इज डिफरेंट. दैट इज एनालिसिस. ठीक है, स्ट्रक्चर मॉडल. नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस. ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है मैनी प्रीवियस ईयर्स, इनका एक ट्रेंड बना लेते हो. यू वेरी वेल नो द डेटा इज फ्लोइंग इन सर्टन डायरेक्शन, सो टू यू टेक अप द डेटा ऑफ 5 years, 10 years, यू सी, यू स्टडी द ट्रेंड एंड देन यू फोरकास्ट कि करंट ईयर का डेटा कैसा होना चाहिए. एनालिसिस ऑफ रेशियोज. रेशियोज का मतलब होता है when you know the single amount or element are not verifiable, single amount or elements are not verifiable, तो आप क्या करते हो, you understand the relationship of this element with some another one. मैम मतलब समझो, आज मैं शायद जो हमारे कंपनी के डेटर्स है ना, डेटर्स, उस डेटर्स को वेरीफाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, प्रीवियस ईयर का सेल्स मतलब टर्नओवर टू डेटर्स रेशियो इवैल्यूएट कर लूँगी कि कितना टर्नओवर था, उसमें से कितना टर्नओवर क्रेडिट पे था, लास्ट मंथ का टर्नओवर कितना था, ग्रेस पीरियड कितना था, एंड देन यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि ओके आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए. तो हम लोग इसको बोलते हैं डेटर्स टू टर्नओवर रेशियो. डेटर्स टू टर्नओवर. क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, तो इंडिविजुअलिटी हो सकता है कि मैं डेटर्स को फोरकास्ट नहीं कर पा रही. सो व्हाट आई ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि डेटर्स का डायरेक्ट रेशियो या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद क्रेडिट सेल्स, राइट. सो बस उसी चीज़ों को आप एनालाइज करना शुरू कर दीजिए. जहाँ पे आप सिंगल एलिमेंट को वेरीफाई कर रहे हो, यू कैन यूज़ दिस. जहाँ पे आपका सिंगल एलिमेंट नहीं जम रहा है, सिंगल इंडिविजुअल आइटम को आप नहीं वेरीफाई कर पा रहे हो, यू चेक द रिलेशनशिप, यू चेक द रेशियो एंड देन अप्लाई इट इन द करंट ईयर. नेक्स्ट इज रीजनेबलनेस टेस्ट. रीजनेबलनेस टेस्ट का मतलब होता है, रीजनेबलनेस टेस्ट का मतलब होता है कि क्या ये रीजनेबल है, इज इट रीजनेबल इनफ.
रीजनेबलनेस टेस्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई खर्चा हो रहा है, हम लोगों को ये देखना दैट यार कोई अपनी शादी के लिए 1500 1000 करोड़ रुपए का खर्चा करेगा, बहुत हो गया ना, बस दैट इज रीजनेबलनेस टेस्ट। रीजनेबलनेस टेस्ट का मतलब होता है वेदर इट इज नीडेड और इट इज लेजिटिमेट टू योर नीड्स। जो भी एक्सपेंसेस आपने किया, मैं प्रोप्राइटी नहीं पढ़ा रही हूँ बच्चों, इट इज़ रीजनेबल। जो भी खर्चा आपने किया है इट शुड बी इन द कॉमन पार्लेंस नीड ऑफ एन आवर फॉर द बिजनेस होना चाहिए, दैट इज़ रीजनेबल डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक साइकिल, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस साइकिल। आज मुझे पता है कि मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने, जून ये 3 4 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे जिसका मैंगो बिजनेस रहेगा, साइक्लिक बिजनेस है, सीजनल बिजनेस, वो बिजनेस विल बी एट पीक, रीजनेबल। बट मैंगो का बिजनेस मैं देख रही हूँ दिसंबर जनवरी में इज एट पीक, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नंबरिंग में गड़बड़ी की है, बंदे ने फ्रॉड करते करते गड़बड़ी कर दी। सो दिस इज रीजनेबलनेस टेस्ट, यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिक्वायरमेंट, कि वेदर दिस खर्चा वॉज इनफ, वेदर दिस इनकम इज ओके, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का स्कोप तो नहीं लग रहा है ना, जस्ट इन ऑर्डर टू शो द हाई फिगर ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज रीजनेबलनेस टेस्ट। चलो जंप टू द बुक्स। Modeling a tool. A modeling tool construct a statistical model from the financial और द नॉन फाइनेंशियल ऑफ द प्रीवियस पीरियड, कई सारे डेटा प्रीवियस पीरियड का कंसिडर करके हम लोग करंट ईयर के बैलेंसेस को फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, इट इज़ अ लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट इज यू ट्राई इवेल्युएटिंग द करंट ईयर विच मूव्स इन द लाइन ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज अ ट्रेंड, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड था वो करंट ईयर में फॉलो हो। रेशियो, व्हेन इंडिविजुअल बैलेंसेस इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट बट इट्स रिलेशनशिप विद अदर आर मोर प्रेडिक्टेबल। देखिए इंडिविजुअल बैलेंसेस मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ बट उसका रिलेशन विथ अनदर विल बी मोर प्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट इज रीजन, दिस आर द टेस्ट विच आर मोर एप्लीकेबल टू इनकम स्टेटमेंट, कि खर्चा रीजनेबल है क्या, इनकम रीजनेबल है क्या, ऑक्यूपेंसी रेट, एस्टिमेटेड रेंट इनकम, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग रीजनेबली टेस्ट करते हैं। सो इतना और एक चीज़ है गाइज, एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करना डिफ़िकल्ट है, क्यों? क्योंकि एनालिसिस हर किसी पर्सन के, एक सेकेंड, हर किसी पर्सन के बारे में ईजी नहीं होता। व्हेन यू टॉक अबाउट एनालिसिस में यू नीड अ क्रिएटिव माइंड, यू नीड अ माइंड हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द लिंकेजेस, frame the linkages and apply that linkages. So as discussed, let me remind you that design of substantive analytical procedures limited only by availability of reliable data, experience and creativity of your audit team. क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि बेस्ट फ्रॉम वेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज्ड एज अ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पे हम लोग 4 चीज़ों के बारे में ध्यान देने वाले हैं। used as substantive analytical procedures। यहाँ पे हमको 4 चीज़ें पढ़नी है, अगेन 4, समझो। ये है एस रेड, पहला पॉइंट। सूटेबिलिटी, कि जहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हो इज इट सूटेबल, जो आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर रहे हो आर दे रिलायबल, reliable, E stands for extent of exception and D stands for, ये वो वाली बातें हैं जहाँ पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद यू आर एबल टू फाइंड डिफरेंसेस इन द डेटा, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे पहली बात, सूटेबिलिटी। कहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज़ करोगे? छोटे छोटे डेटा पे, मतलब जो डेटा में बिल्कुल दम ही नहीं, ऐसे 2-4 वाउचर्स है, वहाँ पे एनालिसिस करोगे? अरे वहाँ पे तो फुल ऑडिट कर लीजिए ना, वहाँ पे एनालिसिस क्या करना है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट सूटेबिलिटी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर सूटेबल फॉर लार्ज मास ऑफ डेटा, एंड वो डेटा विच आर प्रेडिक्टेबल, वो डेटा जो इंटरलिंक्ड है, जहाँ पे लिंकेजेस ही नहीं है, वहाँ पे एनालिसिस कैसे कर पाएंगे? दैट इज सूटेबिलिटी। एट टाइम्स वो लोग कहते हैं, मतलब हमारा ऐसे 520 हमको टोटल अलाउ करता है कि एट टाइम्स अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल, unsophisticated predictive model can also act as या फिर can also help us analyzing the situation more। मैम unsophisticated predictive model का क्या मतलब? पता है कई बार ना एक हिंट जैसा आता है हम लोगों को, ये ऐसा लगता है कि नहीं यार, भले मेरे पास वाउचर है बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ओपिनियन, कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार। ये जो कुछ तो गड़बड़ वाली फीलिंग आती है ना, दैट इज अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल, कि यार ये ऐसा होना चाहिए था, आई थिंक द मैनेजमेंट इज लाइंग, आई थिंक द मैनेजमेंट हैज फैब्रिकेटेड, यार ये इनवॉइस सही नहीं लग रहा है। दैट इज ऑल्सो एनालिसिस। सो सूटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि इट इज़ मोर सूटेबल वेन द डेटा इज लिंक्ड, वेन द रिलेशनशिप एग्जिस्ट, जहाँ पे द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज प्रेजेंटेड, एंड एट टाइम्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई अनसोफिस्टिकेटेड हाई प्रेडिक्टिव मॉडल्स। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी। सी, जो जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप अप्लाई करते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका एनालिसिस सही हो, कई बार आपका एनालिसिस परसेप्शन भी होता है, ठीक है, अननेसेसरी शक। तो हर बार एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर नॉट 100% रिलायबल। सो मैम, इफ एट ऑल वी आर अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, दिस विल बी reliable always? No. It totally depends upon point number 1, if the data over which you are relying या फिर अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये सोर्स ऑफ डेटा सही है, द डेटा विच यू हैव ऑब्टेन्ड आर रीजनेबल एंड रिलायबल, तीसरा, you can compare this results with other evidences which you are finding, and last, controls over preparation of the data। जो डेटा, ये फूडी नहीं वूडी वाला कंसेप्ट याद है? फूडी नहीं वूडी वाला कंसेप्ट, ये फूडी नहीं वूडी वाले कंसेप्ट में हम लोगों ने ये चेक किया है कि हाउ कैन वी रिलाई ओवर द इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन का सोर्स डेटा सही है, अगर इंफॉर्मेशन रीजनेबल है, कंपेरेबल है। सो रिलायबिलिटी के लिए द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन। व्हाट इज कंपैरिजन? जैसे कि आपने कोई एविडेंसेस ऑलरेडी इकट्ठा किया है, आपको एनालिसिस से जो एविडेंसेस आया है, अगर ये कंपेरेबल हो गया, आपके दिलो जहाँ से ये आवाज़ आएगी कि हाँ यार ये चीज़ें रिलायबल है। एंड नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ दैट डेटा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कंट्रोल्स, जो जो डेटा के बेसिस पे एनालिसिस आप कर रहे हो, अगर उस डेटा को बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, डेटा को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने के लिए देर आर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स, तो हम लोग कहेंगे कि येस, वेरी गुड, द कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द डेटा आर स्ट्रॉन्ग, हेंस दीज आर रिलायबल। ठीक है। सो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं? पहला देखते हैं सूटेबिलिटी, दूसरा देखते हैं रिलायबिलिटी, तीसरा देखते हैं एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन। अब देखो, यू रिमेंबर मैंने अभी अभी आपको एक फैक्टर्स करके चीज़ें बताई, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिसएग्रीगेशन। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताई वॉज एक्सटेंट, कि यार कितने हद तक आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाते हो। अगर आप चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो गाइस देर आर वेरी मिनिमल चांस दैट एनालिसिस ना हो पाएगा। सो यही चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट, कि हाउ वेल दे कैन बी प्रेडिक्टेड,
हाउ वेल दे कैन बी डिसएग्रीगेटेड एंड हाउ वेल द इंफॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल टू अस. आज बोलने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार यू नीड टू कंपेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बट डू यू नो वेदर देर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन और नॉट. सो अवेलेबिलिटी. कूल. सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो इन ऑर्डर टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन द सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, सबसे पहला चीज विच यू वांट टू चेक इज suitability. दूसरा, whether your analysis are reliable. तीसरा, what is the extent of expectations you can build from that data. And last, ma'am, if at all we have applied substantive procedures and there exists a differentiation, S read का last वाला point D is differentiation. Yeah. Expectations and availability. अगर ये differentiation पाया गया, यू रिमेंबर डेफिनेशन में मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको बताई कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो एनकम्पासेस एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो इन्वेस्टिगेशन करना कब शुरू करेंगे? व्हेन देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड द एनालिटिकल नंबर्स. जो भी एनालिसिस करके आप मॉडल फ्रेम कर रहे हो, ट्रेंड चेक कर रहे हो, एंड यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन लगा, तो हम लोग बोलेंगे कि कम ऑन, नाउ यू हैव टू अप्लाई इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स. सो इफ देर आर डिफरेंसेस इन दिस, सो व्हाट वी ट्राई डूइंग इज वी ट्राई अप्लाइंग पाप, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स. अभी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स में हम लोगों को दो चीज़ें करनी है. सबसे पहला, आप इंक्वायरी करो फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड इस इंक्वायरी को एनालाइज करो बाय एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, कंफर्म करो. सो जहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन दिखता है तो आपको दो चीज़ें करनी है. क्या चीज़ें करनी है? आपको इंक्वायरी करनी है फ्रॉम द मैनेजमेंट, यू गैदर द इंफॉर्मेशन कि सर व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाई इज़ दिस नॉट अप्रोप्रिएट. एंड दूसरा, यू नीड टू अप्लाई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स टू कंफर्म द नंबर्स. सो ये है एस रेड. चलो किताब में जाकर के फटाफट से इसको देखते हैं. टेक्निक्स के बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी यूज्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. या suitability will be more applicable when the things are more predictable, the things are large volume of data. and हाँ, एनालिसिस तभी ही करेंगे जहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रिलेशनशिप है विच इज़ एग्जिस्टिंग एंड विच में कंटिन्यू एग्जिस्टिंग इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रारी. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कोविड वाला सिचुएशन, कि ट्रेंड हम लोगों ने बना लिया था 17, 18, 19, 20 वाला सिचुएशन में, एंड देन 21st ऑल द वे एवरीथिंग टर्न फॉर अ टॉस. However, the suitability of a particular analytical procedures will also depend upon how auditors' assessment will be more effective in detecting misstatement. So in some cases, even unsophisticated predictive model may become the effective analytical procedures. So it also be influenced by the nature of assertion, also influenced by the risk of material misstatement. It can be influenced by multiple of factors, that whether can I apply analytical procedures while performing substantive procedures. टोटली सबसे पहला चीज़ चेक करना है सूटेबिलिटी, वेदर इट सूट्स अप्लाई करो, नहीं तो स्टॉप. देन वी टॉक अबाउट रिलायबिलिटी. जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, कैन आंख बंद करके इस पर रिलाई कर ही सकते हैं? नहीं. The reliability of analytical procedures actually depends upon three things: the source of information, the comparability of information, the nature, relevance of information and the controls. इसके ऊपर ना आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. So whenever the auditor is applying analytical procedures, can it be relied with closed eye? No. यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा कि हमको सोर्स डेटा क्या दिया गया था, हम लोगों ने कैसा एनालिसिस किया है, कोई फैक्टर्स है क्या जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, एनी कंट्रोल्स विच आर इम्प्लीमेंटेड ओवर दिस इंफॉर्मेशन. इसके ऊपर हमारा रिलायबिलिटी बढ़ेगा कि हाँ यार डेटा एकदम ही गजब था, हेंस एनालिटिकल प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स पे हम भरोसा कर सकते हैं. एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रेलिवेंट अमाउंट. सो whenever you talk about expectations of the relevant amount, देखो मैंने जब भी आपको फैक्टर्स के बारे में बताया ना, ये एक प्रकार से फैक्टर्स ही है. सो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं तीन चीज़ों के बारे में: डिसएग्रीगेशन, प्रेडिक्शन कितना हो सकता है, दैट इज स्पेसिफिक क्लास ऑफ डेटा. हम लोगों ने बोला था रूटीन ट्रांजैक्शंस आर मोर प्रेडिक्टेबल,
and last, availability of data. D. Differentiation of the recorded amount from the expected amount may not be accepted without investigation. चलो, आपने सोचा था, एनालिसिस किया, 2010 में आपका सेल्स और टर्नओवर XYZ अमाउंट था, 2011 में, 2012, ऐसे 10 साल का पूरा ट्रेंड निकाला हम लोगों ने, ठीक है। अब 10 साल के ट्रेंड में देखते देखते आ गया 2021. नाउ यू आर फीलिंग देयर इज अ ट्रैजिक चेंज कि आपका सेल्स ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए था 1000 CR, बट द सेल्स विच यू हैव नोटेड दैट इज हार्डली 350 CR, ठीक है। अभी 350 CR के केस में देयर इज अ ट्रैजिक चेंज बिटवीन व्हाट यू एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज देयर. कैन यू एक्सेप्ट इट? हाँ ठीक है, हम तो सोच रहे थे 1000 करोड़ होगा बट 350 करोड़ ठीक ही है, ऐसा करोगे? You will not accept this number without a proper investigation. So what will you do in this investigation analytical procedures? Two things. Inquiry करेंगे, perform other audit procedures. मेरे लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? PAP, perform additional audit procedures. So you try inquiring, get appropriate management responses, perform other audit procedures, evaluate the management responses are true or not, and then you carry it forward. अभी ना एक नॉर्मल सा कंसेप्ट मुझे समझाना है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बट आपने ना कई बार ऑडिट प्रोसीजर्स में दो चीज़ देखी. एक होता है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स और एक होता है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स. इट इज alternate audit procedures and the second is additional audit procedures. So alternate audit procedures कब यूज़ करेंगे, additional audit procedures कब यूज़ करेंगे? दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा क्योंकि I use these words many a times and the same symbolism हम लोग यूज़ करते हैं पाप, है ना. तो ऑल्टरनेट कब होता है? ऑल्टरनेट तब होता है व्हेन द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द रीजनेबलनेस, रिलायबिलिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. हम लोग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस इससे सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड about the reasonableness, relevance and quantity of audit procedures. Why? Because the main procedures are impracticable to be followed. अब इसका मतलब समझो. देखो, नॉट सेटिस्फाइड ये यहाँ पे भी है, सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी. नॉट सेटिस्फाइड विथ द एविडेंसेस. SAAE. बट यहाँ पे मेन प्रोसीजर्स यू हैव ऑलरेडी फॉलोड एंड यू स्टिल हैव क्वेश्चंस आफ्टर अप्लाइंग द मेन प्रोसीजर्स. दोनों में एग्जांपल दे देती हूँ. पहला, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स आपने कब देखा? ये एनालिटिकल प्रोसीजर में. कि आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स किया, आपको डिफरेंसेस मिला, अब आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स कीजिए. मेन प्रोसीजर्स यू आर एबल टू फॉलो, बट नाउ यू फील कि यार आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन टू मी. So you apply more procedures, that is other audit procedures, additional audit procedures. Alternate कब पढ़ा? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ऐसे 501 में पढ़ा कि जहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने इन्वेंट्री डेपो वगैरह में जाना था, बट इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करने आप डेपो वगैरह में जा नहीं पाए, तो आप क्या करोगे? कुछ ऑल्टरनेटिव लगा लीजिए. तो मेन प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड, इम्प्रैक्टिकेबल है, जिसकी वजह से एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं. यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड की जगह पे नॉट रिसीव्ड लिख सकते हैं. Not received sufficient and appropriate audit evidences. SAAE.
ठीक है, यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड। सो ये होता है एडिशनल ऑल्टरनेटिव। यूज दीज वर्ड्स वेरी केयरफुली, ठीक है। तो जब भी आप बोलो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ, तो व्हाट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स? वेयर यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड द नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड यू नीड टू हैव अ कॉन्क्रीट एविडेंसेस विद रिगार्ड्स टू दिस। ठीक ठीक, ऑल सुपर क्लियर? सो इट इज दिस। ओके, दैट वाज अ मियर एन एक्सप्लेनेशन नॉट रिलेटेड टू एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब मेरे को ऐसा लगा कि अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि कहाँ कहाँ हम लोग PAAP ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, PAAP एडिशनल प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्टैंडर्ड, वेरी इजी कंसेप्ट बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट कंक्लूजन स्टेज। डू वी नीड टू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स व्हेन वी आर कंक्लूडिंग आवर ओपिनियन? हाँ, सी अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंक्लूड द ऑडिट ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्क्रीट एविडेंसेस विच वी हैव रिसीव्ड। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ कहेंगे, द कंक्लूजन should be based on the evidences which we have received. Conclusion should be such कि it is reliable. तो यहाँ पे आप analyze करो कि जो जो प्रोसीजर्स आपने अप्लाई किए, जो जो एलिमेंट और कंपोनेंट्स के लिए आपको एविडेंसेस मिले, उसी के बेसिस पे यू आर ड्राइंग योर कंक्लूजन। दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट कंक्लूजन स्टेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, comparison between PSU and profit oriented. So before we start this, let us compare. एक है कोई PSU, the government organization, and दूसरा है कोई profit organization, ठीक है। तो ये है government और ये है profit oriented। आप गए हो इस government organization में कोई PSU में verification करने के लिए। So the primary thing what you do is an analytical procedures, you analyze, ठीक है। आप क्या करते हो? आप analyze करते हो चीज़ों को। जब भी आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो तो एनालाइज करते करते कंपैरिजन आएगा। इन्होंने, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, मोदी जी जनहित में जारी काम कर रहे हैं, तो जनहित में जारी काम करते समय इन्होंने कॉस्ट का आव दिखाना ताव, जो अमाउंट है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रॉफिट एंड द एक्सपेंसेस इज़ वेरी लीस्ट। एक्सपेंसेस दे धनाधन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है और लोगों के फ़ायदे के लिए खुद का प्रॉफिट नहीं कर रहा है। बट ये सेम काम, एग्जाम्पल है रेलवेज, एग्जाम्पल है मेट्रोस या ट्रामवेज, ठीक है। सो यहाँ पे मेट्रो की टिकट बहुत महंगी है क्योंकि मेट्रो बिजनेस चला रहा है ना। यहाँ पे रेलवेज़ की टिकट बहुत कम है, क्यों? क्योंकि मुंबई रेलवेज़ में गवर्नमेंट क्या चाहता है? सबसे ज़्यादा लोकोमोशन हो, मेंबर्स को बढ़ाओ, आधे से ज़्यादा लोग तो टिकट्स भी नहीं लेते। हैपेंस। सो यहाँ पे देयर इज़ अ वेरी लेस रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंस एंड द प्रॉफिट। ऑन द सिमिलर वे अगर यहाँ पे देखने जाए, देयर इज़ अ प्रॉपर रिलेशनशिप, बराबर प्रॉफिट हो रहा है। क्या यहाँ पे मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स विल वर्क? दोनों ही लोकोमोशन के लिए है, दोनों ही ट्रैवल के लिए है, बट क्या मैं इन दोनों की इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए नहीं कर सकते क्योंकि PSU का ऑडिट जब भी आप करो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट जब भी आप करो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट कंपैरिजन में नहीं लेकर के आ सकते। सबसे पहला जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड द प्रॉफिट, देयर कैन बी अ वेरी लीस्ट, लाइक नो वेरी लेस रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट अर्न्ड एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है गाइज, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बुलडोजर्स, क्रेन, ये सब खरीद ले एंड ये लोग उसको कैपिटलाइज ना करें, क्योंकि उनके लिए तो डे इन एंड डे आउट वाला ट्रांजैक्शन है, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, दिस एंड दैट। सो दे मे परचेज कैपिटल एसेट बट मे ट्रीट इट एज रेवेन्यू। इनके लिए ऐसा नहीं होगा। इनके लिए क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दे मे परचेज कैपिटल एंड मे कैपिटलाइज इट, क्योंकि उन लोगों को डेप्रिसिएशन का फ़ायदा लेना है। सो वो लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन में ना डायरेक्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो रिस्पेक्टेड ऑडिटर, आप अगर ऑडिट कर रहे हो तो एकदम ही सोच समझ करके ऑडिटिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करें, वरना ना करें। दूसरी पॉइंट्स, मैम ये तो चलो एरिया समझ गए कि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होने वाला है, रखो साइड में। अब कुछ ऐसे एरिया समझ लेते हैं जहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है। जैसे कि ये लोग भी रोड डेवलप कर रहे हैं, ये लोग भी रोड डेवलप कर रहे हैं। अगर एक बड़ा अगर है यहाँ पे, अगर ये लोग अच्छे क्वालिटी का, अच्छे इंजीनियर्स के पास से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो इनको जो कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है इनकर,
ये सेम कॉस्ट इनको भी इनकर होगा पर किलो, क्योंकि देखो quality of the raw material is same, the quantity which will be required for that x kilometers of the road will be same, engineers की fees, inflation, taxes, everything which is applicable to this and this will be same. Hence I can say, okay, if the quality is not compromised, the cost per kilometer या फिर cost per unit of production of the PSU, the government organization, non-profit organization, will be same as a profit-making organization. So here, the auditor can very well apply the analytical procedures. दूसरा point of comparison. There's also one more thing. आज ये कंपनी के पास 15 मशीन्स हैं, 15 मशीन्स. सिमिलरली सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है ये नॉन प्रॉफिट ये प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास भी 15 मशीन्स हैं. अब जैसे ही नया साल शुरू हुआ 2022, 23, 24, 25, ये साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो गया एंड ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फेल्ट कि यार ये सारे मशीनरी ऑब्सोलेट हो चुके हैं, आउटडेट हो चुके हैं, इसको बेच दो, थप्पा लगा दो, सोल्ड. इन्होंने भी सोचा कि नए टेक्नोलॉजी वाले मशीन्स आए तो इट विल गिव अस द मोर पावर टू जनरेट मोर गुड्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी कंपनी की. इन्होंने भी थप्पा लगा दिया, सोल्ड. अब ये लोग दोनों मार्केट में गए हैं कोई नई मशीनरीज को, व्हीकल्स को, इक्विपमेंट्स को, प्लांट्स को खरीदने के लिए. मुझे सच्ची बताओ, प्लांट्स में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से 15 मशीनें जो काम कर रही थी ना, अभी हार्डली 6 मशीनों की ज़रूरत है. तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड आफ्टर रिटायरिंग 15 मशीनरीज, आफ्टर द डिस्कार्डेड 15 मशीनरीज दे जस्ट परचेज 6. तुमको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनको नहीं मिलेगा? इनको भी मिलेगा. आफ्टर सेलिंग दिस 15 मशीन्स दे विल गेट 6 मशीन्स. वो लोग थोड़ी 15 के बदले 15 लेने जाएंगे. सो येस, दिस रेशियोज कैन मैच नंबर ऑफ मशीनरीज डिस्कार्डेड इज टू नंबर ऑफ मशीनरी परचेज्ड. 15:6, यहाँ पे भी 15:6 ही होगा. क्यों? क्योंकि द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच इज़ benefited by the government organization will be the same for other profit organization. So moral of the story, I gave you 2 examples where the comparison cannot be made. I gave you 2 examples where the comparison can be made. So the conclusion of 520 states that the auditor, whenever he is auditing the audit financial statements of PSU, he needs to wisely apply analytical procedures. Not always in all the circumstances the comparison, the analysis is quite possible. ठीक है, दिस इज एन हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. चलो किताब में चलते हैं. दिस इज पैरा नंबर A11 ऑफ योर बेयर स्टैंडर्ड. Auditor may not always be able to compare or analyze the relationship between the financial information of PSU because the financials are not comparable always with profit oriented. For examples, expenses incurred by PSU are for public, hence there is a very less relationship between the expenses incurred and the revenue earned. PSU may treat the capital asset as revenue and may not capitalize it, but others may capitalize it. बोलते रुको. However, there are some relationships which are relevant too. For example, variation in cost per kilometer of road construction, variation in cost per unit of manufacturing, number of vehicles purchased as compared to number of vehicles retired. जितना आपने बेचा गुड्स या मशीनरी, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो दोनों को ही मिलेगा. देर आर एग्जाम्पल्स. सो आपको आंसर कैसे लिखना है? स्टार्ट मेकिंग मीनिंग, 4 एग्जाम्पल, कंक्लूजन. द अबव एग्जाम्पल्स आर जस्ट कंपेरेबल. Hence, the auditor must wisely apply analytical procedures when he is, auditing PSU का financial statements. So here is the standard 520. Small standard again. So what is analytical procedures? It is designing and performing substantive analytical procedures, either alone or in combination with others. What is combination with others? रामायण क्लॉज फिर से TOC अंगद क्लॉज किया था,
फिर टीओडी लक्ष्मण क्लॉज किया था. उस टीओडी में वी हैड 4 थिंग्स: वाउचिंग, वेरिफिकेशन, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, चेकिंग जर्नल एंट्रीज. तो बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर सच विच कैन बी फॉलोड इधर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स एज स्टेटेड अंडर 330. मैंने कहा या फेयर. सो हाउ विल वी टेक दिस इनटू, मतलब हमको कैसा पता चलेगा कि कैन वी यूज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशंस विद अदर प्रोसीजर्स. तो हम लोग बोलेंगे एसरेड के बेसिस पे: सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड डिफरेंसेस. तो अब यहाँ पे देखो आपको सारा चीज़ मिल रहा है. रेफर पैरा A6 to A11, A12, A14, A16. सो यहाँ पे जो ये जो पैराग्राफ्स है ना A15, ये पैराग्राफ में उन्होंने इंटरनल मैटर्स दिया है. तो मैंने आपको क्या किया, एसरेड के इंटरनल मैटर्स तभी बता दिए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक मैटर लिखा है, एसरेड लिखा. लिखने के बाद जो इंटरनल मैटर्स मैंने आपको समझाए, दैट इज रिटन अंडर द एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ्स. सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड एट द स्टेज ऑफ कंक्लूजन. हाँ बिल्कुल. सो दैट वी अंडरस्टैंड कि ओवरऑल कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स. इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. येस, डिफरेंसेस अगर पाया जाएगा तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? 2 स्टेप: इंक्वायरी करेंगे एंड अदर ऑर्डर प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे. इंक्वायरी एंड अदर ऑर्डर प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे. एल है, खत्म हो गया. एंड यहाँ पे सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन. ये 3 चीज़ें मैंने बताई: प्रायर पीरियड, एंटिसिपेटेड एंड इंडस्ट्री. एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, वहाँ पे भी 3 चीज़ें मैंने बताई: सो परसेंटेज, पैटर्न, प्रेडिक्टेबिलिटी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल. जिसको हम लोगों ने बोला था इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेंड्स, रेशियोज. सो इट कैन बी फ्रॉम सिंपल कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. अब स्टार्ट होता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वो एसरेड वाला पॉइंट. सूटेबिलिटी, एग्रीगेटेड, लार्ज मास ऑफ डेटा, ये मैंने आपको बोला था. एंड ऑल्सो अनसोफिस्टिकेटेड हाई प्रेडिक्टिव मॉडल in some cases may also be an effective analytical procedure such as payroll, margins. तो यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं. एक इंट्यूशन भी हो सकता है कि यार इतने लोग तो दिख नहीं रहे यार, ये तो कुछ भी फेंके जा रहा है. ऐसे डिफरेंसेस, considerations for PSU. As I told you, this is A11. Consideration for PSU, ये जहाँ पे 2 डिफरेंसेस और 2 ये चीज़ मैंने आपको बताई कि हो सकता है कि PSU है तो कुछ चीज़ें नॉन मैचिंग हो, कुछ चीज़ें मैचिंग हो. यहाँ पे तो सूटेबिलिटी वाला पॉइंट खत्म. रिलायबिलिटी, यहाँ पे आपको दिस इज़ अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन या पूछ सकते हैं कि हाउ द रिलायबिलिटी ओवर द एनालिटिकल प्रोसीजर्स बी फ्रेम्ड. तो इट टोटली बेस्ड ऑन द सोर्स, comparability, nature and relevance, and controls over the preparation of information. इन्फ्लुएंस, ऐसे 500 के बेसिस पे भी हम लोगों ने बोला था ओरे ICI में A एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज़ करो. सो इवैल्यूएशन वेदर एक्सपेक्टेशंस इज सफिशिएंटली प्रिसाइज. तो मैंने एक्सपेक्टेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, 3 चीज़ें बताई थी: डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन, प्रेडिक्शन एंड लास्ट वाला था अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. रुको ऊपर चला जाएगा. या अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड द डिफरेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड. हम लोगों ने बोला कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट अनलेस विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. ओवरऑल कंक्लूजन, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स या इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. हम लोगों ने कहा इंक्वायरी करेंगे तो मैनेजमेंट से रिस्पॉन्सेस ले लो एंड यू नीड टू अप्लाई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. डन. दी एंड. हैप्पी एंडिंग होता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्टैंडर्ड आपका खत्म होता है. दिस इज द क्वेश्चन बैंक फॉर CA इंटरमीडिएट. ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन एनालिटिकल प्रोसीजर। सो डिफाइन एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड या फिर उसका अलग ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रूटीन चेक्स जो होता है कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन ऑल द मैनिपुलेशन वो फाइंड आउट ना कर पाए। जो रूटीन आप चेक करते हो तो उसके लिए टाइमली बेसिस पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना पड़ता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर सेम लिखना है। व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स? इट इज yes, it is in order to evaluate the plausible linkages between the financial and non-financial data. This relationship of analyzing the data is known as analytical procedures. So this is a meaning. And it also encompasses an element of investigation कि कई बार जो fluctuation है, inconsistency है, we cannot accept it without the relevant check. तो हमारा ये जो significant amount का fluctuation है that you cannot accept विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तो इसका मतलब होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देन गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एग्जांपल्स में जहाँ पे कंपैरिजन होता है, ये पता है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में जा करके ए वाले पैराग्राफ में से समझाया था, एक्सप्लेनेशन में जा करके ए वाले पैराग्राफ से। सो कंपैरिजन 3 एरियाज में, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंडस्ट्री डेटा, एंटिटी डेटा, एक्चुअल विद बजट। एक्सप्लेन कॉमनली यूज टेक्निक्स जहाँ पे करंट डेटा विद प्रायर पीरियड बैलेंसेस को ट्रेंड ऑफ 2 और मोर पीरियड्स का वेरीफाई करते हैं। विच इज दिस डेटा, विच इज दिस मेथड? स्टार का टी, दिस इज ट्रेंड एनालिसिस। Commonly used technique in comparison of the current data with the prior period balances or with the trend in 2 or more prior periods, we shall evaluate whether it is moving in the same trend. This is star का T, ये explain करना। Analytical procedures uses comparisons and relationships. Explain stating the purpose of analytical procedures. What is the purpose of analytical procedures? 2 चीज़ें कि एविडेंसेस मिल जाए जिस पे मैं भरोसा करूं, कंक्लूजन ऐसा हो जो भरोसेमंद हो। To obtain relevant and reliable audit evidences and to design and perform so that the overall conclusion is reliable, it's consistent with SAE. This is the purpose of analytical procedures. These are the examples which are added, which are not required to be written, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स में, मॉड्यूल्स में और आरटीपी में क्वेश्चन दे देना बहुत लंबे लंबे लिखते हैं। यू बीइंग स्टूडेंट्स, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट दिस मच, क्योंकि 1.5 पेज का आंसर अगर 2 मार्क के लिए लिखेंगे पेपर खत्म नहीं होगा। एक्सप्लेन हाउ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन द प्लानिंग स्टेज। मार्क दिस एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समझो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्लानिंग स्टेज पे कैसा होगा? नॉलेज गेनिंग के टाइम पे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, बराबर। बट ये कौन से टाइमिंग पे होता है? तीनों टाइमिंग पे होता है, प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एंड टेस्टिंग स्टेज। क्वेश्चन पूछ रहा है प्लानिंग स्टेज पे कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे प्लानिंग स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स? फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस about the nature, timing and extent, for obtaining audit evidences about the risk assessment procedures कि ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कहाँ कहाँ है, ये देखो पोटेंशियल रिस्क कहाँ कहाँ है। सो दैट ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप एनालाइज करके निकालोगे, कंपनी के बारे में जानना, अंडरस्टैंडिंग नेचर, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट, इन सबको जब से जान लोगे। जैसे कि हम लोग कोई कंपनी में गए हैं, ये कंपनी है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है। कई बार होता है कि लेबर्स जो है बहुत ही लेज़ी लेबर्स है, तो हमारा आइडियल टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं, इतना बार बोलने के बाद भी दे आर नॉट इफेक्टिवली वर्किंग। क्यों हो रहा है? अनस्किल्ड लेबर है। तो नाउ इन दैट पर्टिकुलर फैशन आई अंडरस्टैंड कि यार कंपनी में ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ रिस्क एरिया जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो ये आप एनालाइज करो सो दैट यू कैन डिज़ाइन योर ओन प्रोसीजर्स।
ठीक है। सो देखो एम्प्लॉयज़ का क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ अब उसको कंपेयर करो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेस है, जगह है, वो कितनी है, कितना नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये सारा चीज़ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के टाइम, प्लानिंग के टाइम आप एनालाइज करेंगे, सो दैट इट विल हेल्प यू टू डिज़ाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. Next, factors to be considered in designing and performing analytical procedures. Account type, how the account type should be income and expenses, so that analysis हो सके. प्रेडिक्टेबिलिटी होना, अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है तो उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे. नेचर ऑफ असर्शन, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नेचर ऑफ असर्शन में, द पॉइंट विच आई टोल्ड यू टू कॉपी इट इन योर बुक्स. आई टोल्ड यू नेचर ऑफ असर्शन में आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, बट वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, इसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे विथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. That is this. Some assertions like completeness and valuation, इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा एविडेंसेस मिल सकता है एज कम्पेयर टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. What are the techniques available as substantive analytical procedures? ये तो सबसे बड़ा होना चाहिए, स्टार है ना, ये है स्टार. स्ट्रक्चर मॉडलिंग, ट्रेंड, एनालिसिस ऑफ रेशियो, रीजनेबलनेस टेस्ट. Next, statutory auditor of MNO CA Kishore identifies certain inconsistency while applying analytical procedures for the financial and non-financial data. What should CA Kishore do in case with the reference to SA 520 analytical procedure? Differences मिला है, इंक्वायरी एंड पाप, दो ही चीज़ करेंगे. डिफरेंस है, फ्लक्चुएशन है. सो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू से ये डिफरेंसेस पाया जा रहा है, तो व्हाट यू डू इज इंक्वायरी एंड पाप. While designing and performing substantive analytical procedures alone or in combination with TOD in accordance with 330, the auditor shall determine the suitability of the particular substantive procedures for given assertion, taking account of assessed risk of material misstatement. Explain other relevant points. ये कौन सा वाला पॉइंट है? Analytical procedures to be used as substantive analytical procedures. तो बोलता है कि we will take into consideration the risk of material misstatements and stuff. Explain the relevant point. ये SRED वाला क्वेश्चन है, SRED. We will take into consideration the suitability, the reliability, the extent of exceptions and D differences. Extent of expectations and if at all the amount of differentiations. ठीक है. सो जब भी हम एनालिटिकल टूल को सब्सटैंटिव एनालिटिकल टूल के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, वी कंसिडर द 4 फैक्टर्स SRED, suitability, reliability, exceptions and differences. CAA, the auditor of ABC Limited, wants to design the substantive analytical procedures, and for that he wants to check whether the data is reliable or not. Mention the relevant points which he has to consider whether the data is reliable for the purpose of deciding the substantive analytical procedures. कि यार डेटा रिलायबल है कि नहीं, ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा? ये है रिटेल क्वेश्चन. SRED का R. रिलायबिलिटी कैसे पता चलेगी? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से, कंसिस्टेंसी से, रेलेवेंस से और कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से. सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रेलेवेंस एंड कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस कैन बी टेस्टेड इन योर CA फाइनल एग्जामिनेशंस. यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों ने थोड़े से गलत जवाब दिए थे. नेक्स्ट, कंसिडरेशंस विथ रिगार्ड्स टू PSU. आई टोल्ड यू 4 स्टेप्स. पहला, एक स्टेटमेंट लिख करके आएंगे कि देखो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा.
फिर एग्जांपल्स देंगे कि कहाँ कंपैरिजन नहीं होगा, फिर एग्जांपल देंगे कहाँ कंपैरिजन होगा, और फिर कंक्लूजन। ठीक है। यूजुअली वी से कि द ऑडिटर शुड नॉट डायरेक्टली अप्लाई द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देन वी गिव 2 एग्जांपल्स, जैसे कि प्रॉफिट का रिलेशनशिप विल नॉट बी कंसिस्टेंट विथ अदर PSUs and PSUs, नॉट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा चीज़ हम लोग ये भी लिखेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन PSU है मे कैपिटलाइज द एक्सपेंडिचर। तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कि यार PSU और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली मैच नहीं होगा, द ऑडिटर शुड वाइजली अप्लाई दिस। फिर 2 एग्जांपल्स देंगे कि कहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप विल नॉट मैच। पॉइंट नंबर 2, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है में ट्रीट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू, और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है विल ऑलवेज कैपिटलाइज द असेट। फिर हम लोग 2 एग्जांपल्स लिखेंगे वेयर द कंपैरिजंस कैन बी मेड, दैट इज कॉस्ट पर किलोमीटर रोड ट्रैवल एज वेल एज जो व्हीकल वाला पॉइंट था, व्हीकल रिटायर्ड इज टू व्हीकल परचेस। एंड देन वी विल राइट द कंक्लूजन कि बॉस बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ें सेम या फिर हर चीज़ें अलग अलग नहीं होगी, वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज, वाइजली अप्लाई द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। गवर्नमेंट PSUs, पहला पॉइंट ये देखो एग्जाम्पल्स का, एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटलाइज दूसरा, फिर यहाँ पे नो रिलेशंस, फिर से एग्जाम्पल्स जहाँ पे सिमिलैरिटीज़ है, कॉस्ट किलोमीटर, नंबर ऑफ रोड ट्रैवल। ठीक है, 1 ये PSU was A11, पैरा नंबर A11 ऐसे 520। क्वेश्चन नंबर 13, this is a practical question basically. While auditing the purchases, which type of analytical procedures will be performed by the auditor to obtain the audit evidences about the overall reasonableness of the quantity purchased? अब देखो आप गए हो कि ये फलाना कंपनी में, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसने कहीं से रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज करने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो सेल ऑफ कर रहा है। अब यू वांट टू अंडरस्टैंड द रीजनेबलनेस कि इन्होंने जो परचेज किया है क्या ये रीजनेबल है या नहीं है, इसको कैसे एनालाइज करें। तो रीजनेबलनेस के लिए यू विल अंडरस्टैंड द कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कॉम्पोजिशन कि कौन सा मटेरियल है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, एक महीने में कितना गुड्स यूटिलाइज हो रहा है। कई बार वेस्टेजेस भी करते हैं हमारे लेबर्स, तो लेबर्स ने कई बार वेस्टेजेस करने में कंपनी का नुकसान तो नहीं करवाया है। रेशियो एनालिसिस, ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशंस कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना किया, प्रोडक्शन कितना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो ये 4 स्टेप्स आप अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट यस कंजम्पशन कितना हुआ है, रीजनेबलनेस ऑफ कंजम्पशन, reasonableness of purchases. Next question, question number 14. CMR wants to verify the payment made by XYZ Limited on account of building rent during the financial year 2021. The rent amounts to rupees 50,000 per month. Oh my god. The monthly rent payments are consistent with the rent agreement. मतलब उन्होंने क्या बताया कि रेंट एग्रीमेंट में जो 50,000 का पेमेंट है और यहाँ पे जो रेंट है वो सेम था। बट जब ये दूसरे कंपनीज के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया ना, मतलब ये लोग जो भाड़ा लेकर के बैठे वो बोलता है कि मेरे को इसका 50,000 रुपये लगेगा, और ऐसा ही सेम एरिया मैंने कोई दूसरी कंपनी का देखा उसका 10,000 था। इन्होंने बोला कि मैम हमारा रेंट एग्रीमेंट देख लो, रेंट एग्रीमेंट में तो 50,000 दिखा रहा था, अब मैं क्या करूँ। हाउ विल द ऑडिटर वेरीफाई द प्रोसेस ऑफ सर्च रेंटल्स। हम लोग बोलेंगे कि वी विल कंपेयर, यही तो था मेजर पॉइंट, कंपेयर विद द सेम इंडस्ट्री। अगर ये इनकन्सिस्टेंट दिख रहा है हम लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे कि मैनेजमेंट आई पर्सनली फोर्सी कि आपने कुछ तो अमाउंट अननेसेसरी ओवर वैल्यू करके रखा है। ठीक है, दिस इज़ नॉट रीजनेबल, इफ इट ऑल इट इज़ नॉट रीजनेबल, मेरे कंपेरिजन कहता है ये रीजनेबल नहीं है, हम लोग इनकन्सिस्टेंसी को मॉडिफाई करके आएंगे। Next, whether it is possible to independently verify the correctness of some of the items of the expenditure included in the profit and loss
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. अभी ये वाले एग्जाम्पल्स ना आपको रैंडमली भी लाइक यू कैन राइट इट अप इन द एग्जामिनेशन. सो जहाँ पे भी हम लोगों को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना है ऑफ द एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस. सो कहाँ कहाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे रेशियोज़ वगैरह कहाँ एनालाइज कर सकते हैं, कंप्लीशन स्टेज पे, प्लानिंग स्टेज पे. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स. यहाँ पे एग्जाम्पल्स में हम लोग लिखेंगे यू नीड टू इवेल्युएट द एग्जाम्पल्स सच एज सैलरी, पेरोल, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ जाएंगे. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. आपको एग्जाम्पल्स लिखना है यहाँ पे. सो परचेज, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारा चीज़. नेक्स्ट, mention analytical review procedures that may be useful as a mean for obtaining audit evidences for various assertion of trade receivables, loans and advances. Mark this as an expected exam question. अपने सार में जाकर के ये वाला पॉइंट लिख लेना है आपको. क्या लिखना है कि ऑडिट एविडेंसेस रिगार्ड्स टू द असर्शन रिलेटिंग टू ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस. बोलता है कि अगर आप कोई कंपनी में गए हो, कंपनी में आपको डेटर्स के रिगार्ड्स में एनालिसिस करना है या फिर आपको लोन्स एंड एडवांसेस के केस में एनालिसिस करना है, ये दो पॉइंट्स, कंपनी में ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस, तो आप क्या चीज़ें फॉलो करोगे. पहला सारा का सारा कंपेरिजन ही आएगा, वही एनालिटिकल प्रोसीजर्स है. तो कंपेयर करो विद द प्रीवियस बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर ट्रेड रिसीवेबल्स का. कंपेयर करो द रिलेशनशिप ऑफ द सेल्स रेशियोज, बजटेड फिगर क्या था, लोन्स एंड एडवांसेस का बजटेड फिगर क्या था, एजिंग शेड्यूल फाइंड आउट कर लो. व्हाट इज एजिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना पुराना है, सिग्निफिकेंट रेशियोज ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द सिमिलर फर्म, सिग्निफिकेंट रेशियोज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इन द नॉर्मल इंडस्ट्री, के इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है. सो दीज आर द स्टेप्स विच यू विल हैव टू analyze as an audit evidences when you are verifying trade receivables or loans and advances. Next, question number 17. This is the last question of essay 520. Explain how the statutory auditor of the company can apply analytical procedures at planning stage. ये अभी मैंने करवाया. प्लानिंग स्टेज का मतलब क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स किस हिसाब से चल रहे हैं. सो पोटेंशियल रिस्क कितना है, इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, एंटिटी के बारे में जानेंगे, लेबर्स के बारे में जानेंगे, नॉर्मल लॉस के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, स्क्वायर फीट्स, ये सारा चीज़. सो वी विल अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर नोइंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. ऐसे these are the true and false question, more important to understand your crystal clear concepts. Analytical procedures means you need to evaluate financial information through analysis of plausible relationship amongst financial and financial data only. False, it is financial and non-financial. Auditor can depend on the routine check टू डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक्स. बोलता है रूटीन चेक करते रहो, सारे के सारे मिस्टेक पता चल जाएंगे. एब्सोल्युटली नो. रूटीन चेक से मिस्टेक्स एंड मैनिपुलेशन शायद आपको पता ना चले, इसके लिए तो आपको करना पड़ता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स. नेक्स्ट, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ओनली पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस. नो, पर्पस में दो था ना, relevant and reliable audit evidences as well as the conclusion drawn is as per the evidences, तो दो था. This is also false. Analytical procedures are at planning stage only, absolutely false. Substantive analytical procedures are generally less applicable for large volume of transaction which are tending to be predictable. बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर एप्लीकेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, है ना. 330 वाला पॉइंट है ये, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अगेन फॉल्स. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस द ऑडिटर कैन ईजीली आइडेंटिफाई ऑल द मिस्टेक्स और मैनिपुलेशन दैट एग्जिस्ट इन द अकाउंट्स थ्रू द रूटीन चेक्स.
ये अभी अभी पढ़ा नहीं, रूटीन चेक से पता नहीं चलेगा. Substantive procedures at assertion level means substantive analytical procedures only. Substantive procedures means substantive analytical procedures only. याद करो 500 में क्या लिखा था रामायण क्लॉज में. यस यस. Substantive procedures means vouching, verification, substantive analytical procedures and journal entries. तो यहाँ पे ये ओनली नहीं है. Substantive procedures includes this, this, this. क्लियर कट, एकदम शॉर्ट चौको लागे. परफेक्ट है इतना. डन. यहाँ पे ऑल द क्वेश्चंस विथ रिगार्ड्स टू ऐसे 520 समाप्त होता है. So here you complete all the questions, all the important questions as well as correct incorrect. This can be tested as your MCQs also. correct incorrect को twist करके MCQs में भी दिया जा सकता है. Please understand the play of words, है ना. शब्दों का खिलवाड़ होता है गाइज यहाँ पे, तो ये शब्दों का खिलवाड़ आपको समझना रहेगा. ठीक है. So let's complete this and that is all for this analytical procedures.